अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। खबरों वाले और ब्रोकरेज के रडार पे क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप कवर कर ली जाए। हर्षदा आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी और सबसे पहले तो आवाज की एक्सक्लूसिव कल दोपहर की, जिस पे कल शाम को पुष्टि होती हुई खबर पे। कौन सी? आपने कमाई के अड्डे में देखा होगा, पीएनबी की। पीएनबी पे मानस चार्ट आप रेडी रखो, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा क्या खबर है फाइनली वो कल शाम को क्यूआईपी लॉन्च हो चुका है। बेस साइज 2500 करोड़ का है आशीष, और अगर डिमांड अच्छी रही तो वो ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 2500 करोड़ और रेस कर पाएंगे, यानी कि कुल 5000 करोड़ रुपए इस क्यूआईपी के जरिए रेस करने की तैयारी बैंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इंडिकेटिव प्राइस है वो मैं आपको बता दूं 103.75 रुपए प्रति शेयर है, जो कल की अगर आप कंपैरिजन करें जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके सामने लगभग 7% के डिस्काउंट पर है। 6.94% के डिस्काउंट पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल दोपहर में ही हमने इसकी बात की थी आखिरी आधे घंटे में, और आज वो अपडेट आपके सामने है कि क्यूआईपी लॉन्च हो चुका है। और अभी चर्चा हुई थी कुछ देर पहले, लॉजिकली आज लाल में रहना चाहिए। पर मानस, आई एम श्योर सरकारी बैंक्स को आपने कल टटोला होगा, उसके इंडेक्स को टटोला होगा, पीएनबी पे टटोला होगा। कैसे पोजीशन नजर आ रहे हैं आपको ये सब, और खासतौर पे पीएनबी पे रणनीति क्या होगी? देखिए, टेक्निकली अगर हम बात करें तो रिवर्सल डेफिनेटली कल देखने को मिला है पीएनबी में। पहले लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे थे, लेकिन कल रिकवरी में 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो टेक्निकली तो मेरे ख्याल से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद आपको 117 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस अगर लगाना है, अगर आप एक ट्रेडिंग कॉल ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो 106 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। 106 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। बट क्योंकि न्यूज ड्रिवन है, इसलिए मेरे ख्याल से पीएसयू बैंकिंग में जो दूसरे बेहतर स्टॉक हैं, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। ये दोनों ज्यादा बेहतर लग रहे हैं टेक्निकली भी, और क्योंकि वहां पर न्यूज नहीं है तो वहां पर ट्रेड करना बेहतर रहेगा। पीएनबी में थोड़ा अवॉइड करिए, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 106 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। पीएनबी अवॉइड कर लीजिए भाई खबरों के बीच। और सरकारी बैंक्स पे अगर दाव लगाना है तो बेहतर है कोई बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई कैनरा बैंक, ट्रेड के लिहाज से ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे ये चार्ट्स नजर आती है। अब आइए मेटल्स पे। और मेटल्स में भयती साहब, आप टटोलो जरा, हिंडाल्को या टाटा स्टील, किस पे दाव लगाऊंगा या कौन सा बेहतर पोजीशन है? हर्षदा, क्यों मेटल्स रडार पे? मेटल्स ग्लोबली दरअसल आज फोकस में रहेंगे, और देखना होगा कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन बनता दिखाई देता है। दरअसल खबर आ रही है चाइना की तरफ से, जहां पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर ने एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की, और वहां पर 50 बेसिस पॉइंट का कट अनाउंस किया है रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में, यानी कि कैश जो बैंकों के पास रहती है उसमें 50 बेसिस पॉइंट कम अनुमति है बैंकों को वो कैश रखने की। ऐसे में लेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जब भी चाइना में इस तरह का एक्शन आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में लगता है, तो मेटल्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसी पर्सपेक्टिव से आप अक्रॉस द बोर्ड फेरिस या फिर नॉन फेरिस मेटल्स रेडार पर आज रखेंगे। सबसे ज़्यादा आयरन और में बढ़त आई है, तो आई थिंक एनएमडीसी वगैरह स्टॉक्स जो है ना, Yes. वो आज थोड़ा सा फोकस में रह सकते हैं, उन पर ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट एक बार एनएमडीसी का चार्ट देखते हैं। अच्छा, कल भी चल गया था ये काफ़ी। गाबा सर, ये गुड मॉर्निंग, मेटल स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा और आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी इनमें? एनएमडीसी आपने बात की, बिल्कुल मुझे पसंद है। इनफैक्ट ये मैंने इसको शॉर्टलिस्ट भी किया था। स्ट्रक्चरली ये जगह बहुत ही अच्छी है, यहाँ से अगर आपको मिलना है, क्योंकि रिसेंट हाई हमने देखा था 290, अब ट्रेड कर रहा है 215। जगह तो बहुत अच्छी है, और जो सेटअप है 4 हफ्ते से नीचे नहीं गिर रहा है, इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ऊपर जाना है तो यहीं पर जाना है। क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर टाइट स्टॉप लगाना है तो 212 लीजिए, ऑन द अपसाइड 222 तक जा सकता है। अगर उसको ज्यादा बड़ा प्ले करना है तो स्टॉप थोड़ा डीप करना चाहिए 200 का, मतलब 15 रुपए का स्टॉप। क्या ये 240 जा सकता है? 280 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। जगह बहुत ही अच्छी है, लेने लायक है, और ये मुझे पसंद है। जगह बहुत अच्छी है, एनएमडीसी लेने लायक है। गावा सर का शॉर्टलिस्टेड स्टॉक था आज का। चले इंडियन होटल के साथ गए थे क्योंकि शायद वो ज्यादा प्रेफर्ड था, लेकिन ये स्टॉक वैसे भी रडार पे था। तो चाइना ने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो 50 बेसिस पॉइंट सरप्राइजिंगली काट दिया है। जैसे अपना सीआरआर है, उनके यहाँ रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो कहते हैं उसको, और सीधे सीधे लिक्विडिटी झोंकने की कोशिश है सिस्टम में। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है, लेकिन चाइना की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। देखते हैं इसके बाद हालात किस हद तक सुधर पाएंगे। बैती साहब, सॉरी, वो हिंडाल्को वर्सेस टाटा स्टील, ग्लोबल एक्सपोजर वाली दो कंपनीज,
जी आशीष जी, आई थिंक टाटा स्टील का चार्ट स्ट्रक्चर बेटर प्लेस्ड है, और जिस Okay. हिसाब से टाटा स्टील में एक सपोर्ट बना है 200 EMA के पास 150 का जो जोन है, मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है लॉन्ग जाने के लिए। तो 151 का एक स्टॉप लॉस लगाकर टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 157 और 159 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये रहा मेटल्स पे चर्चा। रडार पे पूरा स्पेस और खास तौर पे आयरन ओर वाले, और उसमें खास तौर पे एनएमडीसी जो ब्यूटीफुली पोजीशन्ड भी नजर आता है। अब आइए कुछ और सरकारियों का तड़का। कल सरकारी अच्छा कर रहे थे, सरकारी बैंक, सरकारी बाकी कंपनी, सीपीसीएससी इंडेक्स, और सरकारियों पे खबरें भी तूल पकड़े चली जा रही हैं। आज भी कई सारी दिग्गज सरकारी कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पे चर्चा कर लूंगा, लेकिन पहले हर्षदा के पास चला जाए वापस। हर्षदा, कौन कौन सी और क्यों? शुरुआत कोल इंडिया के साथ करेंगे आशीष। यहाँ पर इन्होंने एक जेवी एग्रीमेंट साइन किया राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ। उसके तहत अग्रीमेंट में करीब 800 मेगावाट के ब्राउनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे इनके काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन में, उसके लिए करार है। पावर ग्रिड आज फिर खबरों में, सक्सेसफुल बिडर एक बार फिर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस जो हुआ, खावड़ा पूलिंग स्टेशन 1 और खावड़ा पूलिंग स्टेशन 3 के लिए दरअसल ये डायनामिक रिएक्टिव कॉम्पनसेशन तैयार किया जाएगा पावर ग्रिड की तरफ से, तो वो फिलहाल ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एनटीपीसी, वैसे भी एनटीपीसी के लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ रहेगा, और सूत्रों के हवाले से अपडेट कल शाम को निकल कर आया है कि दरअसल फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आईपीओ लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। रोड शोज की जल्दी शुरुआत होने वाली है, और रोड शोज मुंबई, लंदन, यूएस, सिंगापुर और दूसरे जगहों पर प्लान्ड है। तो ये 3 दरअसल सरकारी कंपनियां जो आप रेडार पर रखें। यहाँ पर एक ओएनजीसी ऑयल इंडिया को भी आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि 21 सितंबर को दरअसल कुछ 14 ब्लॉक्स की बिडिंग, 28 ब्लॉक्स की बिडिंग की डेट पूरी हुई थी। उसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वेदांता जो निजी कंपनी है उन्होंने भाग लिया। ओएनजीसी ने लगभग 14 ब्लॉक्स के लिए दरअसल बिड किया है, और वेदांता ने दरअसल 19 ब्लॉक्स के लिए बिड किया। ओएनजीसी, रिलायंस और बीपी के कंसोर्शियम ने भी दरअसल पार्टिसिपेट किया, दूसरे फॉरेन बिडर्स नहीं थे। लेकिन ये ऑयल कंपनियां भी उस पर्सपेक्टिव से खबरों में हैं आज। ओके, बहुत सारी मतलब सरकारी कंपनीज आज रखनी है रडार पे अलग अलग रीजन से। पावर ग्रिड लगातार सक्सेसफुल बिडर के तौर पे पिछले 3-4 दिनों से अलग अलग न्यूज डेवलपमेंट्स पे हर्षदा वैसे ही मेंशन कर रही है, लेकिन पावर ग्रिड ऑलरेडी सतपुते साहब का आज का प्रिफर्ड पिक है। तो मैं, वो टॉप कॉल था, तो उसके टारगेट्स वगैरह दिखा देता हूं, उसको रिविजिट करने की अब जरूरत है नहीं। शिल्पा जी, इसमें से कोल इंडिया चार्ट्स पे कैसा पोजीशन नजर आता है? खबर अच्छी है, राजस्थान विद्युत बोर्ड के साथ इन्होंने एक बढ़िया करार करा है, मेरे ख्याल से एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पे 500 पे एग्जैक्ट एक स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि ये अगर सस्टेन हो जाता है तो 495 का भी आप एक टाइट स्टॉप लॉस रख के इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 520 से लेके 545 ये जोन है जहां पे आपको अपसाइड के टारगेट्स आते हुए मिलेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड है, डेफिनेटली आप लॉन्ग जा सकते हैं। लॉन्ग जा सकते हैं आप चाहे तो कोल इंडिया में, पावर ग्रिड में, चर्चा हो गई इन सब की। चलिए अब एक काम करा जाए, भारती एयरटेल, इसको भी फिर से रडार पे रखना है। अपन ने बिग स्टॉक्स में उसकी चर्चा भी करी थी। हर्षदा, फाइनल अपडेट्स क्या हैं उसको लेकर? भारती एयरटेल अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा पैसा खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल शाम को दरअसल ये अपडेट कंपनी की तरफ से आया है कि गुजरात में अपने नेटवर्क को एक्सपैंड किया है इन्होंने, और इन्होंने 8 नए सेल्यूलर टावर्स हर दिन दरअसल लगाए हैं। ऐसी स्थिति में 1700 नए सेल्यूलर टावर्स इस पूरे रीजन, गुजरात के रीजन में कंपनी ने सेटअप किए हैं। कंपनी चाहती है कि 7000 विलेजेस अक्रॉस द स्टेट यानी कि अक्रॉस गुजरात ये रीच कर सके, और यहाँ पर लगभग 50 लाख लोगों तक अपनी पहुँच बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये गुजरात पर एक स्पेसिफिक अपडेट आया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारती एयरटेल अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रहा है, और इसीलिए वो टावर्स में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। भारती एयरटेल भाई रडार पे फिर से रखिए। गौरांग सर, आपने भी राइड कराया भारती एयरटेल ऑफ लेट, ये बताओ आप लोग का अब टारगेट क्या है? चलते चलते 1750 पे आके खड़ा हुआ है। लक्ष्यांक के करीब है, बहुत करीब है, जो हमने पिछले कुछ दिनों में ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं। हाँ। और जैसे मैं बता रहा था कि दूसरी तिमाही कुछ ही दिनों में हमारे और आपके समक्ष होगी, दूसरी तिमाही के नतीजे। तो खरीदारी की तो राय है, लक्ष्यांक के बिल्कुल करीब है।
लक्ष्यांक की परिवर्तन के लिए मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा, हम आंकड़े देखेंगे और फिर ऊपर के तरफ के परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये पूरा टेलीकॉम सेक्टर इंक्लूडिंग वोडाफोन आइडिया, जिसके ऊपर कुछ पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी जब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था एजीआर को लेकर के, तो तीनों ही स्टॉक अच्छे लगते हैं, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार उनके पास है। उसके साथ साथ भारतीय एक्साकॉम भी हमें अच्छा लगता है। परफेक्ट। रखिए भाई टेलीकॉम की स्पेस को रडार पे, ना सिर्फ भारती, चाहे तो भारतीय हेक्साकॉम को भी रडार पे रखा जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का धंधा उसमें समाता है। रिलायंस की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर कोई फंडामेंटली खरीदने का मन बन रहा हो ये बातचीत सुन के, तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। लार्ज ट्रेड्स हुए कल कुछ, हालांकि आजकल ऐसा कोई बहुत ज्यादा बीच में ऐसा झड़ी लगी हुई थी लार्ज ट्रेड्स की, आजकल लकीली वहां की वाली सप्लाई थोड़ी थम गई है, थोड़ी कम हो गई है। और आई थिंक और बस अगले हफ्ते 10 दिन की और बात है, उसके बाद तो वैसे ही वो विंडो ही बंद हो जाएगी क्योंकि वो अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा लार्ज ट्रेड्स कम होने का ये भी रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा पैसा जो है वो आजकल चेस कर रहा है इसमें आईपीओस को, तो इसके लिए ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हर्षदा, जो कल लास्ट ट्रेड्स हुए कौन कौन से और किसने खरीदा बेचा? V2 रिटेल में मोतीलाल ओसवाल ने दरअसल अपने लार्ज और मिड कैप फंड के जरिए करीब 2.12% स्टेक खरीदा है। एवरेज प्राइस 1160 रुपये प्रति शेयर के बीच थी इस सौदे के लिए। ये इनफैक्ट एक स्टॉक उस लिहाज से आप खबरों में देख रहे हैं। और VIP इंडस्ट्रीज में भी केडिया सिक्योरिटीज दरअसल विजय केडिया की कंपनी है, उन्होंने 7.25 लाख शेयर खरीदे हैं और 545 रुपये 97 प्रति शेयर पर यह सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। VIP की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। तो VIP इंडस्ट्रीज़ में एक बार सक्सेशन प्लान हो रहा था, तो वहाँ पर एक काफ़ी सीनियर एम्प्लॉय थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं छोड़ देता हूँ, और उन्होंने फिर स्टार्ट की सफारी। और अगर दोनों स्टॉक्स देखें आप, आज के डेट में सफारी का मार्केट कैप VIP से भी ऊपर हो गया। VIP ने भी मतलब ठीक ठाक रिटर्न्स दिए, ऐसा नहीं कि VIP ने ठीक रिटर्न्स नहीं दिया, लेकिन अगर आप सफारी के रिटर्न्स देखेंगे ना, तो वो VIP के मुकाबले इतने ज़्यादा हैं। अगर हो हमारे पास चार्ट ना, तो दोनों का दिखा दीजिए, 5 साल का चार्ट दिखा दीजिए वैसे तो। और मार्केट कैप देख रहा था मैं दोनों का, ये शायद ये हो सकता है कि विजय जी ने इस चक्कर में लिया हो कि हाँ देखिए ये सफारी का 5 साल का चार्ट है 730%, और VIP का 5 साल का चार्ट देखते हैं, ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, 11%। सेम स्पेस में दोनों के लगेज बैग्स, आप मॉल जाते होंगे, इन दोनों के ही देखते होंगे आजू बाजू, ठीक है ना। और एक 700% का रिटर्न दिया है, एक ने 11% का रिटर्न दिया 5 साल में। तो क्या ये केडिया सर की ये थिंकिंग या थॉट प्रोसेस है कि अब ये टर्न अराउंड कर रहा है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये पिक्चर में ना बहुत क्या शानदार स्टोरी छुपी है। मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी, और ये देखिए मतलब क्या ऐसी स्टोरी हुई थी जब मुरली डीवी, वो डॉक्टर रेड्डी से निकलकर उन्होंने डीवीज लैब्स शुरुआत की थी, और उसके बाद डीवीज लैब्स फार्मा में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बना था। और एक दिन आया था जब उसने डॉक्टर रेड्डीज के मार्केट कैप को क्रॉस किया था। तो ये काफ़ी कई इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है मार्केट में। इंटरेस्टिंग भाई साहब, रखिए स्टॉक्स रडार पे। इसमें लास्ट ट्रेड सेनको गोल्ड में भी हुआ है। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने 5.9 लाख शेयर्स बेचे हैं। ICICI प्रूडेंशियल ने 4.9 लाख शेयर्स उसमें से खरीदे। तो ये लार्ज ट्रेड्स हैं जो रडार पे रखने हैं आज के सेशन के लिए। देखते हैं स्टॉक कैसा हरकत करते हैं, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे। स्टॉक से न्यूज बाकी के कौन कौन से हर्षदा? दूसरी कंपनियों में जहां पर आज आपको नजरें रखनी है आशीष, एक तो फर्स्ट सोर्स के लिए डेवलपमेंट है। इन्होंने एक शेयर परचेस अग्रीमेंट UK की एक कंपनी के साथ किया है, 100% अक्वायर करेंगे उस एंटिटी को, लेकिन यहां पर सिर्फ 42 मिलियन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। थंगमाइल ज्वेलरी रेडार पर रखिएगा, फंड रेज की तैयारी है। सितंबर 26 को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, तो वहां पर वो स्टॉक रेडार पर आएगा। साथ ही BGR एनर्जी के लिए एक अपडेट है कि इनके हाथ एक 440 करोड़ का जो ऑर्डर लगा था हाथ में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड स्विच बोर्ड की तरफ से, वो स्क्रैप हो चुका है, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट क्वालिटी में कुछ खामियां थी, RO वाटर जो निकल रहा था उसमें कुछ खामियां थी। कंपनी ने साफ कहा है कि इससे इनके टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई जरूर देगा।
फर्स्ट सोर्स 42 मिलियन पाउंड्स का यूके में एक्विजिशन। 42 मिलियन पाउंड यानी कि हो गया करीब 450 पौने 500 करोड़ का अधिग्रहण। पर उस न्यूज से पहले कल स्टॉक धीरे धीरे करके, खैर कर मार्केट भी अच्छा ही था। सतपुते साहब, फर्स्ट सोर्स, वैसे ये आवाज ने दिखाया भी था आपको बीच में कैसे संजीव, वैसे गोयनका बंधुओं की कंपनियां किस तरह से 2024 में आउट परफॉर्म कर रही हैं, खासतौर के संजीव गोयनका कोलकाता वाले, उनकी ग्रुप एंटिटीज। फर्स्ट सोर्स कैसा पोजीशन है सतपुते साहब? जी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे एक रैली है, रैली के बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट। सो दिस शोज दैट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट। अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है ये 300 310 ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के ऊपर मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि इसका जो नया है बनेगा 340 के आसपास इसका रिसेंट टॉप है। तो प्रोबेबली 340 को सरपास करेगा, 350 360 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो देखिए आज के लिए अगर आप लॉन्ग करना है तो एक पहला रेजिस्टेंस आएगा 332 का, वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है जो रिसेंट हाई है 340 का वो भी टेस्ट करेगा। तो इट्स अ बाय, देखना ये कि खुलता कहाँ है। हाँ, वो वॉच आउट करेंगे कि गैप के साथ खुल गया तो सारा रिस्क रिवॉर्ड हे वायर चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कहाँ खुलता है, क्योंकि न्यूज़ डेवलपमेंट वाला स्टॉक है। उसके बाद रिविजिट कर लेंगे अगर दमखम है, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। अब चला जाए, सारे स्टॉक्स से न्यूज़ हो गए लार्जली, लेकिन न्यूज़ में तो वो स्टॉक्स भी हैं जिन पे ब्रोकरेजेस की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स लेके कंचन आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। मैं सेनको की बात कर रहा था, वैसे कल सेनको, कल्याण सब फिर से चलने लगे थे। आज एक कल्याण ज्वेलर्स पर रिपोर्ट आती हुई, क्या कहती है रिपोर्ट भाई? बुलिश है कोई? जी, HSBC की राय है कल्याण ज्वेलर पे खरीदारी की राय दे दी है और जो टारगेट है उसको बढ़ा के कर दिया है 810 रुपए का। बेसिकली कंपनी की जो वैल्यू क्रिएशन जर्नी है वो कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट देती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो इन्होंने अपना नेटवर्क एक्सपेंशन किया है वो इस पेस को बढ़ाने का और भी ज़्यादा काम कर रहा है। और जिस तरीके से ये पेस बढ़ रही है, हो सकता है कि आगे चल के कंपनी के फिनेंशियल में इसका हमें सीधा सीधा रिफ्लेक्शन देखने को मिले। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें एमके की GMR पार पे, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे 2 टारगेट दिए गए हैं। नॉर्मली जो खरीदारी की राय है और जो पहला टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 180 रुपए का, लेकिन इन केस अगर हमें कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा बुलरन देखने को मिलता है तो टारगेट को कर दिया है 205 रुपए का। यहाँ पे कोर थर्मल एसेट का जो परफॉर्मेंस है वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। 90% कैपेसिटी के लिए पार परचेज एग्रीमेंट हुआ है। साथ ही साथ इनके डेट में भी कहीं ना कहीं हमें एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। स्मार्ट मीटर कॉन्ट्रैक्ट मोनेटाइजेशन से वैल्यू को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एट द सेम टाइम इंक्रीमेंटल स्मार्ट मीटर कॉन्ट्रैक्ट मोनेटाइजेशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी कंपनी को कहीं ना कहीं एक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, रखिए दोनों स्टॉक्स, कल्याण ज्वेलर्स और साथ साथ GMR पावर। वैसे दोनों मल्टी बैगर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ये ब्रोकरेजेस की फ्रेश अपडेट्स हैं इनकाउंटर्स पे। वैसे बहती साहब को दिखाई स्क्रीन पे, कल के टॉप कॉल्स में मुझे याद पड़ता है अपन का रियल एस्टेट का थ्रस्ट था। रचना जी ने DLF जोड़ा था और मेरे ख्याल से बहती साहब ने गोदरेज प्रॉपर्टीज, है ना बहती साहब, मेंशन करा था। भाई साहब कल वायदा का दोनों ने गजब करा, पर गोदरेज प्रॉपर्टीज वायदा का टॉप गेनर 7% मजबूत बंद हुआ था। बहती साहब रिविजिट करा शाम को जाके अब गोदरेज प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट एज अ स्पेस? जी आशीष जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और कल बाइंग भी कंटिन्यूअसली देखने में मिली थी DLF, ओबरॉय और गोदरेज तीनों में ही। हमें लग रहा है कि जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, यहाँ से भी और मोमेंटम देखने मिल सकता है। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे। एक पॉकेट जो कल बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही थी मानस, वो थी ऑटोज। इनके साथ साथ कोई M&M, कोई बजाज, कोई हीरो मोटोकॉर्प, मेरे ख्याल से जाते जाते भी अच्छा मूव आया। टॉप गेनर्स की सूची में सबके सब शुमार थे। M&M का चार्ट मानस, ये मेरे ख्याल से 3300 के आसपास से ठंडा पड़ा था, वापस कल सॉलिड मोमेंटम पिकअप हुआ है। कैसा लग रहा है? देखिए, इसको जो कल मूव देखने को मिला आशीष जी, उसे हम एक ब्रेकआउट की तरह लेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। 3000 का स्तर ब्रीच हुआ है तो, और काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मेरे ख्याल से इसे एक ब्रेकआउट की तरह लेना चाहिए। और अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस पोजिशनल बेसिस पे लीजिए, 2974 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और जो नए टारगेट होंगे वो 3200 रुपए के आसपास के रहेंगे M&M। शिल्पा जी, कल वो मजा आया सरकारी बैंक्स को देख के, बहुत दिनों बाद पिटते पिटते कल वो फाइनली इंडेक्स 3.5% का उछाल था। अब मैं बाकी डिटेल में नहीं जाके, मानस ने तो कुछ सरकारी बैंक मिड कैप्स हाईलाइट भी कर दिए। SBI
कैसा पोजीशन? कल मेरे ख्याल से 2.5% के आसपास के अपटिक्स के साथ वायदा में बंद हुआ था ये। कैसा लग रहा है मैम? जी बिल्कुल आशीष जी, कल इनफैक्ट एसबीआई मैंने 820 कॉल ऑप्शन भी रेकमेंड किया है फॉर अक्टूबर सीरीज आप ही के चैनल में ही, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि 800 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत पॉजिटिव है और यहाँ के इसके इमीडिएट टारगेट्स 820 से 825 है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 845 पे आ जाएंगे एंड देन इवेंचुअली हायर टारगेट्स। तो यहाँ पे काफी करेक्शन भी हो गया है। 780 के जोन्स पे बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स बन गया है और क्योंकि मोमेंटम अभी है तो इस बार मुझे लगता है एसबीआई 820 825 पहले आपको दिखा के ही रहेगा, तो दिस इज अ वेरी गुड बाय। वेरी गुड बाय। रखिए भाई एसबीआई को भी अपने रडार पे। इस नोट पर एक काम करा जाए, हो गए सारा मुनाफे की तैयारी कंप्लीट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।